आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर फिलॉसफी के पेपर वेस्टर्न फिलॉसफी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये वीडियो मुख्य रूप से रज्जू भैया यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए है जिनका पेपर 2 जून को लगा हुआ है। लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से और आपका पेपर वेस्टर्न फिलॉसफी है तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आज 100 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाला हूं जो कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटीज़ में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। मैं प्रत्येक एमसीक्यूज को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। तो एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन दोनों से मिला के आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, मैसेज जरूर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना पीडीएफ मांगने से पहले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर वेस्टर्न फिलॉसफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बिना देरी किए। एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, आपके यहीं से सारे एमसीक्यूज कवर होने वाले हैं। प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्यय सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो दार्शनिक से संबंधित है। प्लेटो का मानना था कि भौतिक जगत परिवर्तनशील और नश्वर है, जबकि प्रत्यय शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। यही वास्तविक सत्ता है और ये प्रत्यय सिद्धांत प्लेटो से संबंधित है। तो याद रखना, प्रत्यय सिद्धांत क्या मानता था? शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानता था भौतिक जगत को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो ये कई बार पूछा गया है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने न्याय, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के सिद्धांत दिए हैं। अगला तीसरा प्रश्न हमारा देखिए, यहाँ के सारे एमसीक्यूज कवर करना है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो की अधिकांश रचना में मुख्य व्याख्या और वक्ता सुकरात ही हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, मैंने फिलोसफर को एक क्रम में लगाए हुए, पहले जैसे हम प्लेटो पढ़ रहे हैं तो प्लेटो पढ़ेंगे, उसके बाद हम जिस दार्शनिक को पढ़ेंगे उसी दार्शनिक के एमसीक्यू लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, प्लेटो के शिष्य कौन थे? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। यद्यपि बाद में उन्होंने प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी की है। तो याद रखना, प्लेटो के सिद्धांत की कड़ी आलोचना किसने की है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु ने की है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान किसका ज्ञान है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रत्ययों का ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है। प्लेटो के अनुसार इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान भ्रम है। सच्चा और वास्तविक ज्ञान केवल बुद्धि द्वारा प्रत्ययों को जानने अर्थात आइडियाज को जानने से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, प्लेटो के अनुसार प्रत्यय कहाँ स्थित होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के अनुसार प्रत्यय अनुभावित जगत में स्थित होते हैं। प्रत्यय इस भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि देश काल से परे एक पर लौकिक या अनुभवातीत जगत में रहते हैं। ये प्लेटो का मानना था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, प्लेटो की त्वमीमांसा के केंद्र में क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के त्वमीमांसा के केंद्र में प्रत्यय है। प्रत्यय का पूरा दर्शन त्वमीमांसा अर्थात प्रत्ययों की सत्यता पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, प्लेटो के अनुसार सर्वोच्च प्रत्यय कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा प्लेटो के अनुसार सबसे सर्वोच्च प्रत्यय शुभ है। प्लेटो के प्रत्यय जगत में भी एक पदानुक्रम है जिसमें सबसे ऊपर सब का प्रत्यय अर्थात आइडिया ऑफ गुड जो को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमारा दिया हुआ है, गुण रूपक किसने दिया? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गुण रूपक प्लेटो ने दिया है। रिपब्लिक में प्लेटो ने इस रूपक के माध्यम से बताया है कि सामान्य मनुष्य गुफा में बंधे कैदियों की तरह केवल परछाइयों को सच मानते हैं। ये किसका मानना था? तो प्लेटो का मानना था। और किसमें मानना था? तो गुफा रूपक इन्होंने बताया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, प्रत्ययों और वस्तुओं के संबंध की व्याख्या किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सहभागिता सिद्धांत द्वारा प्रत्ययों और वस्तुओं के संबंध की व्याख्या की जाती है। प्लेटो के अनुसार भौतिक वस्तुएं इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि वे अपने मूल प्रत्यय की प्रतिलिपि हैं और उसमें सहभागिता करती हैं। और इसका सिद्धांत किसमें है? सहभागिता सिद्धांत में है, प्रत्यय और वस्तुओं के संबंध की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द्रव्य एवं आकार की अवधारणा किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा द्रव्य एवं आकार की अवधारणा अरस्तु से संबंधित है। यहाँ से प्लेटो के क्वेश्चन खत्म हुए, अब अरस्तु के आ जाते हैं। अरस्तु ने प्लेटो के
प्रत्यय सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि हर वस्तु द्रव्य और आकार का संयोजन है। तो द्रव्य और आकार की अवधारणा किसने दी थी? तो अरस्तु ने दी थी। और किसके सिद्धांत का खंडन किया था? तो प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत का खंडन किया था। एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना, यहीं से आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरस्तु की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मेटाफिजिक्स अरस्तु की प्रमुख पुस्तक है। यह अरस्तु की एक महान रचना है जिसमें उन्होंने सत्ता, द्रव्य और कारणों का विस्तृत अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अरस्तु के अनुसार वास्तविक सत्ता क्या है? सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के अनुसार वास्तविक सत्ता द्रव्य, जिसे सब्सटेंस कहते हैं, वो है। अरस्तु मानते हैं कि दुनिया की ठोस वस्तुएं द्रव्य ही वास्तविक सत्ता है, ना कि प्लेटो के अलग दुनिया के प्रत्यय। ये किसका मानना था? तो अरस्तु का मानना था। और इन्होंने प्लेटो की प्रत्यय सिद्धांत की बहुत आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, अरस्तु के कारणता सिद्धांत में कितने चरण हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के कारणता सिद्धांत में 4 चरण हैं। चारों चरणों के नाम याद रखना, पहला है उत्पादन, दूसरा है स्वरूप या आकारिक, तीसरा है निमित्त और चौथा है अंतिम या लक्ष्य। याद रखना, पहला उपादान, दूसरा स्वरूप, तीसरा निमित्त और अंतिम लक्ष्य। उपादान है, पहला मैंने उत्पादन बोल दिया था, तो उपादान जिसे मटेरियल कहते हैं। तो याद रखना, इन चारों के नाम जरूर याद रख लेना, लिख कर रख लीजिए, लिख कर जरूर जाना पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन अरस्तु का कारण नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया उसके 4 कारण थे। तो वर्तमान कारण अरस्तु का कारण नहीं है, उपादान कारण, निमित्त कारण और स्वरूप कारण किसके? अरस्तु के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का एक प्रसिद्ध कथन था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। याद रखना, यह किसका कथन है? मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु का कथन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ हमारा, अरस्तु के अनुसार ईश्वर क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाए प्रथम कारण है, विशुद्ध आकार है और अचल चालक है। ये तीनों ही अरस्तु के अनुसार ईश्वर है। अरस्तु के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड का प्रथम कारण, विशुद्ध आकार जिसमें कोई द्रव्य नहीं और अचल चालक अनमूव्ड मूवर है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, किसके अनुसार द्रव्य अव्यक्त क्षमता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरस्तु के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक किसे कहते हैं? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दिकार्त को कहते हैं। और अब यहाँ से दिकार्त शुरू हो जाते हैं। अरस्तु और प्लेटो को हमने यहाँ तक समझ लिया। तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जनक दिकार्त हैं, याद रखना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी एमसीक्यूज मिस मत करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संदेह पद्धति किस दार्शनिक से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा संदेह पद्धति दकार्त या दिकार्त से संबंधित है। दकार्त या दिकार्त दोनों कहा जाता था दकार्त को। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका कथन है? कॉगेटो एर्गो सम, इन्होंने इस भाषा में कहा था। तो इसका अर्थ है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन दकार्त का है, याद रखना। याद, और इसका हिंदी अर्थ भी याद रखना, कॉगेटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, डिस्कोर्स ऑन मेथड के लेखक कौन है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दकार्त ही डिस्कोर्स ऑन मेथड के लेखक है। इस पुस्तक में दिकार्त ने अपनी संदेह पद्धति और कॉगेटो एर्गो सम अर्थात मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा। तो डिस्कोर्स ऑन मेथड में क्या है? तो संदेह पद्धति और कॉगेटो एर्गो सम के सिद्धांत हैं। ये किसकी पुस्तक है? तो ये दकार्त की पुस्तक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हर साल रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, दकार्त के अनुसार निरपेक्ष द्रव्य कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दकार्त के अनुसार निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, दकार्त के अनुसार आत्मा का गुण क्या है? सही आंसर हो जाएगा दकार्त के अनुसार आत्मा का गुण चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया हुआ है, दकार्त के अनुसार शरीर का गुण क्या है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दकार्त के अनुसार शरीर का गुण विस्तार है। दकार्त के अनुसार भौतिक शरीर या पदार्थ का मुख्य गुण विस्तार अर्थात जगह घेरना, हम जिस जगह पर हैं उस जगह को घेरते हैं, यही एक शरीर और वस्तु और पदार्थ का मुख्य गुण है।
क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, दकार्त के मन शरीर संबंधी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रियावाद कहा जाता है दकार्त के मन शरीर संबंधी सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, दकार्त के अनुसार प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा दकार्त के अनुसार प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखना कौन कौन से प्रकार हैं जो 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला जन्मजात जिसे ईश्वर का विचार कहते हैं, दूसरा है आंगतुक जिसे बाहरी दुनिया से संबंधित है, और तीसरा है कृत्रिम जो कल्पना से बना हो। याद रखना तो दकार्त ने प्रत्यय के 3 प्रकार बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए हमारा दिया हुआ है, दकार्त ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में कौन सा तर्क देते हैं? तो सत्ता मूलक, कारण मूलक और प्रयोजन मूलक तर्क, ये तीनों ही तर्क क्या कहते हैं? ईश्वर के अस्तित्व में ये पक्ष देते हैं दकार्त। याद रखना है दकार्त। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है हमारा, सर्वेश्वरवाद किस दार्शनिक से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा सर्वेश्वरवाद स्पिनोजा से संबंधित है। तो यहाँ से दकार्त, अरस्तु और प्लेटो को हमने खत्म किया, बात करते हैं स्पिनोजा की। तो सर्वेश्वर दार्शनिक किस दार्शनिक से संबंधित है? तो स्पिनोजा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया हुआ है, समानांतरवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये भी स्पिनोजा से संबंधित है। स्पिनोजा ने मन शरीर के संबंध में समानांतरवाद सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, प्रत्यक्ष निर्धारण निषेध यह कथन किसका है? ये भी स्पिनोजा का कथन है, प्रत्येक निर्धारण निषेध है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम असीम ईश्वर को किसी एक गुण में बांधते हैं तो हम उसकी असीमता को निषेध या कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया हुआ है, स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य कितने हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य सिर्फ एक है। दकार्त के विपरीत स्पिनोजा अद्वैतवादी थे और मानते थे कि ब्रह्मांड में केवल एक ही द्रव्य है जिसे ईश्वर या प्रकृति कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति को ही ईश्वर माना है स्पिनोजा ने, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नेटुरा न्यूट्रंस और नेटुरा नेटुरटा, ये दोनों ही स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर हैं। स्पिनोजा ने प्रकृति को 2 रूप में देखा है, कारण रूप या सृष्टिकर्ता जिसे नेटुरा नेटुरंस कहा जाता है, और दूसरा है नेटुरा नेटुरटा जिसे कार्य रूप या सृजित दुनिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, स्पिनोजा के अनुसार गुण क्या है? सही आंसर हो जाएगा द्रव्य का सार ही स्पिनोजा के अनुसार गुण है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की धारणा किसकी है? सही आंसर हो जाएगा स्पिनोजा की है ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की धारणा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, ईश्वर जगत है और जगत ईश्वर है, ये किसका मत है? सही आंसर है हमारा ये स्पिनोजा का मत है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, स्पिनोजा किस प्रकार के दार्शनिक हैं? सही आंसर है यह एक अद्वैतवादी दार्शनिक है, क्योंकि वे केवल एक ही द्रव्य ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं, इसलिए स्पिनोजा को अद्वैतवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 38 नंबर है हमारा, विचार एवं विस्तार को ईश्वर के गुण किसने माना है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पिनोजा ने विचार एवं विस्तार को ईश्वर का गुण माना है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर है लाइबनिज ने पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, मोनाडावाद किस दार्शनिक से संबंधित है? तो मोनाडावाद है यह लाइबनिज से संबंधित है। लाइबनिज ने ब्रह्मांड के अंतिम कणों की भौतिक परमाणु को भौतिक परमाणु न मानकर आध्यात्मिक ऊर्जा कण माना है। तो याद रखना यहाँ से अब लाइबनिज शुरू हो गया जिसे मोनाडावाद इन्होंने दिया। तो याद रखना यहाँ से लाइबनिज ने ब्रह्मांड के अंतिम कणों को भौतिक परमाणु न मानकर आध्यात्मिक ऊर्जा कण माना है, जिन्हें वे चिद अणु या मोनाड कहते हैं। तो याद रखना चिद अणु या मोनाड किससे संबंधित है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लाइबनिज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, मेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लाइबनिज ने मेथोडोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, लाइबनिज के अनुसार द्रव्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा लाइबनिज के अनुसार द्रव्य मोनाड है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, लाइबनिज के अनुसार मोनाड की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गवाक्षहीनता लाइबनिज के अनुसार मोनाड है। बिना खिड़की के दरवाजे गवाक्षहीनता कहलाते हैं। याद रखना तो मोनाड की प्रमुख विशेषता गवाक्षहीनता है, बिना खिड़की के दरवाजे, यानी कोई भी बाहर चीजें उनके अंदर नहीं जा सकती और ना ही अंदर से
बाहर आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, लाइबनिज के अनुसार मोनाड क्या है? तो लाइबनिज के अनुसार मोनाड आध्यात्मिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, लाइबनिज किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा यह बुद्धिवाद परंपरा से संबंधित है लाइबनिज। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किसने किया है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रत्ययों का खंडन लॉक ने किया। प्लेटो खत्म हुआ, देकार्त खत्म हुआ, लाइबनिज खत्म हुआ और अरस्तु खत्म हुआ, अब लॉक आ जाता है। तो जन्मजात प्रत्ययों को खंडन लॉक ने किया। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में पहले अध्याय में ही देकार्त के जन्मजात प्रत्ययों की कड़ी आलोचना की और उनका खंडन किया था। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, लॉक क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉक अनुभववादी थे। जॉन लॉक को आधुनिक अनुभववाद का पिता माना जाता है। तो आधुनिक अनुभववाद का पिता कौन है? तो जॉन लॉक है, याद रखना। उनका मानना था कि सारा ज्ञान अनुभव से ही आता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, लॉक के अनुसार मन जन्म के समय क्या होता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जन्म के समय कोरी पटिया होता है। अर्थात उसमें जो लिखोगे, लोग कहते थे कि जन्म के समय इंसान का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिस पर दुनिया के अनुभव अपने निशान छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, लॉक के अनुसार प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉक के अनुसार प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें उन्होंने 2 प्रत्यय की बात की। सरल प्रत्यय जो सीधे अनुभव से मिलते हैं उन्हें सरल प्रत्यय कहा, और जटिल प्रत्यय जिन्हें मन सरल प्रत्ययों को जोड़कर बनाता है उसे जटिल प्रत्यय कहते हैं। तो लॉक के अनुसार प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, लॉक के अनुसार ज्ञान क्या है? प्रत्ययों की सहमति और असहमति का बोध लॉक के अनुसार ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, प्रतिनिधित्ववाद का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक से प्रतिनिधित्ववाद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, लॉक के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? सही आंसर हो जाएगा लॉक के अनुसार ज्ञान के 3 प्रकार हैं, 3 भागों में बांटा है। अंतः प्रज्ञात्मक जिसे सबसे निश्चित, निर्देशात्मक जिसे गणित, और इंद्रिय ज्ञान जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान कहते हैं। तो इन 3 भागों में बांटा, किसमें? प्रज्ञात्मक, निर्देशनात्मक और इंद्रिय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, लॉक किन द्रव्यों को स्वीकार करते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आत्मा, ईश्वर और जगत, इन तीनों द्रव्यों को स्वीकार करते हैं लॉक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना लेकिन चैनल को। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, अभौतिकवाद किसका सिद्धांत है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बर्कले का सिद्धांत अभौतिकवाद का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे एस्ट प्रिंसिपी किसका प्रसिद्ध सिद्धांत है? तो यह सिद्धांत बर्कले का सिद्धांत है। यह बर्कले का सबसे प्रसिद्ध लैटिन सूत्र जिसे एसे एस्ट प्रिंसिपी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाएगा? टू बी प्रिसीव्ड, यानी किसी वस्तु का अस्तित्व तभी होता है जब उसे कोई देखा या अनुभव कर सकता है। यह किसका मानना था? तो यह बर्कले का मानना था। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, सत्ता दृश्यता है ये कथन किससे संबंधित है? तो यह बर्कले से ही संबंधित है। उन्होंने क्या कहा था? इसे एस्ट प्रिंसिपी, अर्थात सत्ता दृश्यता है, जो वस्तु अनुभव नहीं हो रही उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह बर्कले का मानना था। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, बर्कले को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, बर्कले के अनुसार भौतिक द्रव्य कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्कले के अनुसार भौतिक द्रव्य अवास्तविक है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, बर्कले के अनुसार दृष्टा क्या है? सही आंसर है बर्कले के अनुसार दृष्टा आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दिया हुआ है, प्राथमिक और गौण गुणों में भेद का विरोध किसने किया? सही आंसर हो जाएगा बर्कले ने प्राथमिक और गौण गुणों में भेद का विरोध किया है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, ह्यूम किस दार्शनिक परंपरा से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा अनुभववाद परंपरा से संबंधित है ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, ह्यूम के अनुसार ज्ञान का आधार क्या है? सही आंसर हो जाएगा ह्यूम के अनुसार ज्ञान का आधार अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ह्यूम के अनुसार संस्कार क्या है? सही आंसर है इसका हमारा ह्यूम के अनुसार संस्कार स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभूति है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, ह्यूम के अनुसार प्रत्यय क्या है? सही आंसर हो जाएगा संस्कार का धूमिल प्रतिरूप है, वह ह्यूम के अनुसार प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दिया हुआ है, ह्यूम के अनुसार आत्मा क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा
संस्कारों का पुंज आत्मा है, ये ह्यूम का मानना था। क्वेश्चन नंबर 66 है, ह्यूम के अनुसार कारण कार्य संबंध किस पर आधारित है? तो ह्यूम के अनुसार कारण कार्य संबंध आदत से संबंधित है। एक भी एमसीक्यू मिस मत करना, वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ली। कारणता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या किसने की? सही आंसर हो जाएगा ह्यूम ने कारणता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, ह्यूम के अनुसार कारण और कार्य में संबंध है? तो ह्यूम के अनुसार कारण और कार्य में मनोवैज्ञानिक संबंध है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ह्यूम के सहचार्य नियमों में कौन सम्मिलित है? तो ह्यूम के सहचार्य नियमों में सदृशता, समीपता, कारण कार्य, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, क्रिटिक ऑफ प्योरो रीजन के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा कांट है। 1781 में प्रकाशित इमैनुएल कांट की यह विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पाश्चात्य दर्शन की सबसे महान रचनाओं में गिनी जाती है। तो याद रखना, क्रिटिक ऑफ प्योरो रीजन के लेखक कौन है? कांट है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1781 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, बुद्धिवाद और अनुभववाद में समन्वय किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांट ने। कांट ने देकार्त के बुद्धिवाद और ह्यूम के अनुभववाद के दोषों को दूर करके अपने समीक्षावाद में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन दोनों को मिलाकर समीक्षावाद का सिद्धांत दिया और दोनों का ऐतिहासिक समन्वय किया। किसने किया? तो कांट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, दर्शन में कोपरनिकस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दर्शन में कोपरनिकस क्रांति का जनक कांट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, कांट के अनुसार संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय संभव है? तो संभव है या नहीं ये पूछा है, तो इसका हमारा सही आंसर है हाँ, प्रागनुभाविक निर्णय संभव है संश्लेषणात्मक। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं क्या है ये। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ह्यूम जो थे इसे असंभव मानते थे, लेकिन कांट ने ये सिद्ध किया था कि गणित और शुद्ध भौतिक विज्ञान में ऐसे निर्णय होते हैं जो ज्ञान भी बढ़ाते हैं और हमेशा निश्चित भी होते हैं। तो ज्ञान भी बढ़ाते हैं, संश्लेषणात्मक है, और निश्चित होते हैं, प्रागनुभाविक है। तो दोनों ही निर्णय संभव है, ये कांट के अनुसार था। दोनों ने गणित और शुद्ध भौतिक विज्ञान में ऐसे निर्णय दिए थे जो ज्ञान भी बढ़ाते हैं और हमेशा निश्चित भी होते हैं, अर्थात संश्लेषणात्मक भी होते हैं और प्रागनुभाविक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है, कांट के अनुसार कोटियों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इसका कोटियों की संख्या 12। कांट के अनुसार हमारी बुद्धि बिखरी हुई संवेदनों के आकार देने के लिए जन्मजात 12 कोटियों जैसे एकता, कारणता, इस प्रकार का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कांट के अनुसार देश और काल क्या है? तो इसका सही आंसर है शुद्ध प्रत्यक्ष है। देश और काल बाहरी वस्तुएं नहीं, बल्कि ये हमारे मन के चश्मे अर्थात आकार हैं, जिनके होकर ही हम दुनिया का कोई भी अनुभव ग्रहण करते हैं। याद रखना, ये किसका मानना था? तो कांट का। क्वेश्चन नंबर 76 है, कांट के अनुसार परमार्थ क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कांट के अनुसार परमार्थ आज्ञेय है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांट के अनुसार प्रपंच क्या है? सही आंसर हो जाएगा अनुभव में प्राप्त वस्तु को प्रपंच कहते हैं। वस्तुएं जैसे हमें हमारी इंद्रियों और बुद्धियों के माध्यम से दिखाई अनुभव होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रपंच कहते हैं। ये किसने कहा था? कांट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 78 दिया हुआ है, कांट के अनुसार ज्ञान किसका परिणाम है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञान। कांट के अनुसार ज्ञान किसका परिणाम है? तो इंद्रिय और बुद्धि दोनों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है, इंद्रियां संवेदनों के बिना बुद्धि विकल्प रिक्त है, ये कथन किसका है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये कथन कांट का है। देखिए, इसके बहुत कम पेपर उपलब्ध थे, लेकिन जितने पेपर उपलब्ध थे मैंने उनको एनालिसिस किया, उनके आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो कि मुख्यतः फिलॉसफर से ही संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा और सारे पेपर को एनालिसिस करके दूसरी वीडियो जरूर लाऊंगा। तो ये हमारे फिलॉसफर से संबंधित होगी, जो बिना फिलॉसफर से संबंधित हम अगली वीडियो में समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, कांट के अनुसार नैतिकता का आधार क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कांट के अनुसार नैतिकता का आधार कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया हुआ है, कांट के नैतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आदेश कहा जाता है कांट के अनुसार सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैटेगोरिकल इम्परेटिव किससे संबंधित है? तो कैटेगोरिकल इम्परेटिव नैतिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 दिया हुआ है, कौन अनुभववादी दार्शनिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
लॉक, बर्कले और ह्यूम ये तीनों ही अनुभववादी दार्शनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया हुआ है, कौन बुद्धिवादी दार्शनिक है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ये तीनों ही बुद्धिवादी दार्शनिक है। ये जो हमने ऊपर एमसीक्यूज किए हैं उनके आधार पर इन एमसीक्यूज को तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 85 है, आधुनिक अनुभववाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉक आधुनिक अनुभववाद के प्रमुख प्रवर्तक है। इन्होंने ही कोरी स्लेट का सिद्धांत देकर आधुनिक अनुभववाद की नींव रखी थी, जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, आधुनिक बुद्धिवाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा देकार्त हैं। और इसके आगे के एमसीक्यूज आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि ये ऊपर से रिलेटेड एमसीक्यूज है। एक बार एमसीक्यूज सारे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो ये सारे ऊपर से रिलेटेड एमसीक्यूज है, तो इन सबको जरूर कर लेना। जो आपसे आंसर ना बने उसको आप जेमिनी, गूगल से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।